नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त व होस्ट तमन्ना जायसवाल और आप देख रहे हैं सीटीई भागलपुर की एक विशेष पेशकश प्रेरणा। प्रेरक प्रसंगों की श्रृंखला प्रेरणा के इस पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो न केवल एक प्रतिष्ठित गणितज्ञ रहे हैं बल्कि हजारों शिक्षक प्रशिक्षुओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सकारात्मक सोच के पुंज, एक समर्पित शिक्षक, एक कुशल प्रशासक, कईयों के लिए मेंटोर तो वही कई अन्य के लिए काउंसलर भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आइए आज रूबरू होते हैं जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राकेश कुमार से। सभी शिक्षक एवं प्रशिक्षुओं की तरफ से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आप लोग कभी दिल्ली में देखा जाता है, कभी समस्तीपुर में, कभी पटना में, कभी भागलपुर में। तो हम सबके मन में एक कौतूहल है कि आखिर आपका जन्म स्थान कहाँ पर है? आप कहाँ से हैं और वहाँ से आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? मेरा जन्म स्थान समस्तीपुर जिला के अंतर्गत शाहपुर पटोरी प्रखंड में चकसलेम गाँव में है। और जहाँ तक देखने की बात है तो सेवा में आने के बाद जब दायित्व मिलता है, कभी पटना का दायित्व मिलता है तो पटना में दिखता हूँ, भागलपुर में सेवारत हूँ, भागलपुर में दिखता हूँ। समस्तीपुर में गृह जिला भी है और समस्तीपुर में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। मेरे गांव में भी प्रशिक्षण संस्थान है, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। तो वहाँ किसी सेमिनार में या किसी वर्कशॉप में जाना होता है तो मैं समस्तीपुर में भी दिखता हूँ। और जब दिल्ली में एनसीईआरटी या नीपा या अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैथमेटिक्स या ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी कार्यशाला होती है तो कर्तव्य वो जिस स्थान के लिए होता है वहाँ मैं देखता हूँ। इससे कोई आसन की बात नहीं। एक परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार का, आपके शैक्षिक वातावरण कैसा था? आपके परिवार में आपका शैक्षिक वातावरण कैसा था? मेरे परिवार में सभी लोग शिक्षित और शिक्षक का परिवार लोग हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमाँ भी शिक्षक और शिक्षक। मेरे सबसे छोटे ग्रैंडफादर और छोटी ग्रैंडमदर दोनों मिडिल स्कूल के मास्टर से सेवानिवृत्त। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मेरी माँ भी चिकित्सा से संबंध रखती थी। तो मेरे परिवार में शिक्षा के प्रति रुझान था और सभी शिक्षा के प्रति सभी लोग समर्पित थे। तो एक शिक्षित परिवार के रूप में मेरे परिवार को आपका परिवार काफी रिच है इस मैटर में, शिक्षा के क्षेत्र में। बचपन में हम सभी का कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, तो आपका सर क्या रहा फेवरेट सब्जेक्ट? बचपन में कुछ वैसा नहीं होता है। बचपन में जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वह समाज के दायित्वों पर निर्भर करता है। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, हम लोग के समय में जॉइंट फैमिली हुआ करता था। तो जॉइंट फैमिली में क्योंकि शिक्षा से ताल्लुकात रखने वाले हमारे समाज के सभी लोग थे, तो लगभग कुछ वैसे प्रश्न पूछा करते थे, तार्किक प्रश्न पूछा जाता था। जब मैं विद्यालय से लौटता था तो लौटने के क्रम में चौक चौराहे पर एक दो प्रश्न पूछा जाता था और पहले प्रश्न पूछने में या तो सामान्य ज्ञान से संबंधित होता था या गणित से संबंधित। तो इस प्रकार कहीं न कहीं रुचि हमारी गणित में अधिक हुई और गणित में वैसे वैसे प्रश्न भी पूछे जाते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक नियम पर तो आप जैसे 10 रुपये में 20 आम मिलता हो
तो 30 रुपये में कितना आम मिलेगा, इस तरह की बात है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड से उसको कैलकुलेट करते थे, मेथड उसी में धीरे धीरे इस तरह के लगातार प्रश्न पूछकर इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते थे जहाँ इसके इधर तर्क लगाया जाता था। जैसे 1 घंटे में 10 कपड़ा सूखता है, तो 20 कपड़ा को सूखने में कितना समय लगेगा। और यदि गलती से हम लोग कुछ उस तरह का जवाब दे देते थे तो आगों से फिर उसकी तो कहीं ना कहीं गणित के प्रति रुचि। मेरा अगला सवाल ये है कि बचपन की कुछ बातें जीवन में प्रेरित करते हैं व्यक्ति को, तो हम सभी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें तो आपको प्रेरित करती है। देखिए, मेरे परिवार की अपेक्षा थी कि मैं डॉक्टर हूँ, और हम लोग के समय में क्लास 7 से ही 8 to 12 में वह बाइफर्केशन हो जाता था कि साइंस स्ट्रीम में जाएगा या आर्ट स्ट्रीम में जाएगा। साइंस में भी गणित और बायोलॉजी, तो उस समय बच्चों को तो कुछ होता नहीं है, बच्चों का अपना कुछ होता है, परिवार के लोग तय करते हैं कि किसको किस विषय में या क्या बनाना है। तो मेरा नामांकन बायोलॉजी में हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स भी रखा गया। तो बायोलॉजी में उस समय जब हम डिसेक्शन करते थे, तो डिसेक्शन करने में ऐसा होता था कि फ्रॉग को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के बाद जब डिसेक्शन में जाते थे, तो लेकिन हार्ट बीट तो उसका करता था, और जैसे मैं लेजर लेकर के उसके जाता था तो हार्ट बीट जैसे उछलता था वैसे मैं भी उछलता था। तो बायो की शिक्षिका थी, कहेंगी नहीं उससे नहीं होगा। तो बायोलॉजी से ट्रांसफर हुआ मेरा एडवांस मैथमेटिक्स में। तो चूँकि एडवांस मैथमेटिक्स में कम पढ़ा था, तो उसमें सबसे कम नंबर, उससे कम नंबर नहीं दिया जा सकता जितना अंक मुझे आया। वार्षिक परीक्षा फल जब निकला तो उसमें मुझे बुलाकर मेरे परिवार के गणमान्य सदस्यों के समक्ष, उस समय हम लोग के समय में वार्षिक परीक्षा के समय में जो रिजल्ट सुनाया जाता था वो अच्छे लड़के होते थे, उसको एक मास्टर या गणमान्य समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा फूलमाला या पारितोषिक दी जाती थी। क्योंकि हमारे परिवार के भी लोग वहाँ उपस्थित थे, और उसमें यह कहकर के मुझे दिया गया कि एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको सब्जेक्टली तो वह पास नहीं हो सका, लेकिन एक पेपर में उसको इतना अंक है कि उससे कम अंक नहीं दिया जा सकता। तो यह मुझे छू गया, और यह बार बार मुझे है कि नहीं, उस विषय में मुझे ऐसा करना है जिससे तो ये बार बार सभी सर से सीख सकते हैं कि कैसे एकदम इनिशियल 0 पॉइंट से आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सर के बारे में कुछ अफवाहें भी बहुत फेमस हैं, तो उनमें से एक अफवाह हम जानना चाहेंगे सर के माध्यम से। तो पहली अफवाह ये है आपके बारे में कि आपको कव्वाली सुनना बहुत पसंद है ना, और आप अकेले में गाते भी हैं जोर से, लेकिन जब आपको कहा जाता है कि आप सबके सामने सुनाइए कव्वाली, तो आप तानसेन से कानसेन हो जाते हैं। तो क्या ये सच है? अफवाह नहीं है, सच है। हर कोई अकेले में गाना चाहता है, हर कोई जब बाथरूम सिंगर का हर व्यक्ति होता है, कौन ऐसा है जो गाना नहीं गाता। और गाना संगीत और गणित के बीच में बहुत अनुनासिक संबंध है। जब गणित की प्रश्न आपसे नहीं बनने लगे, और जब आप संगीत सुनते हो तो स्वाभाविक रूप से तो उसके समाधान के विकल्पों के साथ आप कंसंट्रेट करते हो और आप सॉल्व करते हो। तो यह बात अफवाह नहीं, सत्य नहीं है, अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं जब गाना गाने लगूंगा समूह में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं होगा। मेरे सामने यदि होगा तो बेंच डेस्क और माइक्रोफोन ही होगा और कोई नहीं होगा। इसलिए मैं उस स्थिति को याद करके अपने आप को कान से नहीं बनाने में बताया कि इस अफवाह में हमें सर ने ये भी बताया कि
सॉल्व कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गाने की तरफ जाना चाहिए। चलिए सबसे अगला प्रश्न है हमारा कि आपने मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक डिग्री तक पढ़ाई किसी स्कूल एवं महाविद्यालय से की, किस स्कूल और महाविद्यालय से की, और उस समय का शैक्षिक परिदृश्य कैसा था? मैट्रिकुलेशन मैंने किया अपने गांव के ही हाई स्कूल से। जो मैं आपको बताऊं कि मेरा गांव इस मामले में समृद्ध है। हमारे गांव में 3 प्राथमिक स्कूल, 2 मिडिल स्कूल और 3 हाई स्कूल, जो एक लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल है, एक लड़कियों के लिए हाई स्कूल है और 2 लड़कों के लिए हाई स्कूल, जहाँ को एजुकेशन। तो मैं भी मैट्रिकुलेशन मैंने किया गुलाब राय बोगना उच्च विद्यालय शाहपुर पटोरी समस्तीपुर में, और इंटरमीडिएट मैंने किया आचार्य नरेंद्र महाविद्यालय शाहपुर, जो मेरे ही गाँव में स्थित है, AND कॉलेज। वहाँ से मुझे भागलपुर भेज दिया गया। उसके पीछे यह है कि कुछ हमारी संगति अच्छी नहीं थी। हम कुछ मेरे परिवार के लोगों को लगा कि मैं डाइवर्ट तो हो रहा हूँ, हमारे अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का प्रदर्शन उस अनुरूप नहीं है जिस अनुरूप मैं कर सकता हूँ या उनकी अपेक्षा कर रही हूँ। तो मुझे वहाँ से भेज दिया गया भागलपुर, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही किया। आपने अपेक्षाओं की बात की, तो हम सभी से अपेक्षा करते हैं हमारे पेरेंट्स कि आगे चल के ये करेगा, मेरा नाम ऐसे रोशन करेगा। तो आपके पेरेंट्स की क्या अपेक्षाएं थी आपसे? मेरे पेरेंट्स की अपेक्षा एक तो यह थी कि डॉक्टर बने, तो डॉक्टर तो मैं नहीं बन सका। लेकिन जब यह ग्रेजुएशन में जब मैं आया इंटरमीडिएट में, तो मैं गणित के में जो मार्क्स आते थे उससे हमारे पेरेंट्स बहुत प्रभावित होते थे और आनंदित होते थे, और उनको लगता था कि या तो यह एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बनेगा या नहीं तो UPSC वगैरह में जाएगा, यह अपेक्षा थी। UPSC की मैंने परीक्षा दी थी और 2 बार कंप्लीट भी किया, लेकिन अंततः सफल नहीं हुआ। उसमें कहीं न कहीं जो विषयों का चुनाव हुआ मेरे द्वारा वो विषयों का चुनाव है, वो गणित ने तो मेरा साथ दिया, फिजिक्स ने उतना साथ नहीं दिया जिसकी अपेक्षा थी। तो फिजिक्स के प्रश्न के कारण और दूसरे वर्ष भी हमारे साथियों ने कहा कि विषय तुम दूसरा ले लो, जैसे कहा कि संस्कृत ले लो, तो संस्कृत हमारे समझ से बाहर की बात है। हमारे 2-3 साथी जो कि संस्कृत एंथ्रोपोलॉजी लेकर, जो कि साइंस बैकग्राउंड के लेकर उन्होंने कम्पीट किया और वे अच्छे जगह पर दावे भी करना है कि यदि तुम सब्जेक्ट बदल दिए और जहाँ हो। लेकिन फिर भी एक अपेक्षा पूरी होगी, सर एक महान गणितज्ञ है। महान गणितज्ञ तो पर्सन जारी करता है कि आप किन ऊंचाइयों को छूते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों की कोई ऊंचाई निश्चित नहीं है। आप जिस ऊंचाई पर हो उस ऊंचाई से और भी ऊपर उठ सकते हैं, वह कहीं सीमित नहीं है। मतलब सीमित होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट से अपर लिमिट है। इसलिए या तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी अपेक्षाओं में खड़ा हूँ, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने गतिविधियों से, मैं अपने कार्यकुशलता से संतुष्ट हूँ। जितना मुझे चाहिए था करना उतना मैंने किया, लेकिन संतुष्टि इस स्तर तक भी नहीं है कि मैं इसे और आगे नहीं कर सकता। ये भी मैंने सोचा मैं इससे आगे और जा सकता हूँ और जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगला प्रश्न ये पूछने वाले हैं सबसे कि सर आपको स्नातक और स्नातकोत्तर PG में दोनों में गोल्ड मेडल मिला है। इस सम्मान को प्राप्त करने में जो आपने प्रयास और समर्पण पूरा किया होगा, तो वो अनुभव आप हमारे साथ साझा करें।
देखिए मेरे को ग्रेजुएशन में तो पता नहीं था कि मैं फर्स्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन में भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालय थे और उन महाविद्यालयों में कौन फर्स्ट करेगा ये करना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, केंद्रीय कॉलेज का छात्र होने के नाते लोगों की अपेक्षा थी कि यह कर सकता है। और इसके पीछे भी बहुत एक लंबी एक छोटी कहानी भी है। परीक्षा देकर के मैं गांव आ गया था, गांव में रह रहा था और उस समय तो टेलीफोन वगैरह या फोन मोबाइल था नहीं। तो जब रिजल्ट निकला तो प्रिंसिपल जो थे कॉलेज के, उन्होंने टेलीग्राम किया और टेलीग्राम में मेरा नाम था, जो कि गांव वाले नहीं जानते थे कि मेरा नाम क्या है। तो उन लोगों को लगने लगा कि इस नाम का तो कोई है ही नहीं, वह किसको दिया गया, किसके पास। तो वह प्रश्न हुआ, बहुत देर तक घूमते रहा, एक एक करके सभी लोगों से पूछा गया। एवं हमारे ग्रैंडफादर से भी पूछा गया कि इस नाम का कोई है तो बताइए। तो कहा नहीं कोई है ही नहीं। अंत में हुआ कि भागलपुर में पढ़ता कौन है। तो जो मुखिया थे उनसे कहते भागलपुर में पढ़ता था, भागलपुर में वही पढ़ता है। तब वो बात विक्रम और से मैंने बात किया, तो लोगों को लगा कि अच्छा है कि यह पास कर। अच्छा, तो आपका राकेश कुमार नाम से कोई नहीं जानता था, किस नाम से जानता था? उस समय वही हुआ जो आज का स्लोगन भी है, लोग कहते भी हैं। मैं गाँव का पप्पू था, तो सब लोग उन्हें कहा पप्पू पास हो गए। बहुत अच्छा है, गोल्ड मेडल के साथ पास हुआ। आपके बारे में और कुछ अफवाहें हैं, तो इसी अफवाह की कड़ी में दूसरी अफवाह ये है कि आपके महाविद्यालय के प्रशिक्षु आपको कुछ पेन नाम से बुलाते हैं, कुछ ना कुछ है, कोई हर स्टूडेंट बुलाता है अपने टीचर को कि ये सर है, कोई बुजुर्गों है, तो कोई डॉन है, कुछ बुलाते हैं। तो आपको भी कुछ नाम से बुलाया जाता है, आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि वो मुझे किस नाम से पुकारते हैं। तो जैसे आपको पता चलता है कोई नाम, तो आप अपने विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा वो पता करवाते हैं और बहुत खुश होते हैं इसके बाद। तो क्या ये सच है? सच है। सच इसलिए है कि देखिए, शिक्षार्थी जब अपने दोस्तों का नामकरण करता है और शिक्षक भी एक तरह से दोस्त ही होता है, तो हर एक शिक्षक का कुछ न कुछ नामकरण तो होता ही है शिक्षार्थी का। और मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो स्वाभाविक है कि जब मैंने अपने शिक्षकों का नामकरण किया तो हमें शिक्षक के रूप में लोग नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं। लेकिन जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा इसलिए होती है कि अच्छा बच्चों की नज़र में मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं डॉन हूँ या मोगेम्बो हूँ या क्या हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ। और उससे अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा तो मैं हूँ नहीं, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा है। और यह इसलिए भी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कि नहीं, आखिर क्या कारण है कि लोग मुझे उस नाम से, यदि उसमें कुछ डिमेरिट है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, तो यह भी आवश्यक है। तो इसलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती। अगला प्रश्न वो ये है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आया कि आपने मैथ्स छोड़ के एजुकेशन को चुना। तो वो अनुभव के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं कि उस वक्त आपने कैसा महसूस किया, किस तरह से आपने गणित से शिक्षा का सफर तय किया? ये गणित में हमारी पहचान बनी थी, और पहचान इस स्तर तक बनी थी कि मैं मैथमेटिकल ओलंपियाड का भी एक रिसोर्स पर्सन के रूप में यहाँ पर स्टडीज किया था। पूरे भारतवर्ष से जो 30 बच्चों को इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट किया जाता था, तो उसके लिए हम रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, तो हमारे साथ जो लोग ग्रेजुएशन किए थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट किए थे, हम लोग के समय में सिर्फ ग्रेजुएट का एडमिशन बीएड में नहीं होता, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे होता था।
और ये कॉलेज कम थे, प्राइवेट ये कॉलेज नहीं थे उस समय, तो हाई रैंक वालों का ही नामांकन ये में हुआ। मेरा एक दोस्त उसको मेरे नाम से अप्लाई कर दिया और वह अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे। और नामांकन हो गया तो मैं भी समझाया बुझाया कि ठीक है तुम अपना रिसर्च करते रहो और इधर अपना कर दे। हम लोग के समय में रिसर्च के लिए कोई सेशन नहीं हुआ करता, ये बात एक मिली और उसने कहा कि तुम 7 दिन भी पढ़ोगे तो बीएड कर लोगे, एमएड कर लोगे। तो मुझे लगा कि रिसर्च से 7 दिन तो मैं आसानी से निकाल ही सकता हूँ, तो इसलिए किया और वही काम किया है। क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई वैकेंसी आती थी। संयोग से जब मैं एमएड किया तो एमएड के रिजल्ट के जस्ट बाद इसकी वैकेंसी आई और वैकेंसी आई तो उसमें मेरा नाम आ गया। आपके दोस्त की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके इस तरह तक आगे बढ़ने में। किसी के भी प्रदर्शन में यह बात ध्यान में रखिए कि सहपाठियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सहपाठी जिस स्तर तक सहयोग देते हैं तो उनके सकारात्मक सहयोग से ही, जैसे आप ही आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके साथी सहयोग नहीं करें, बार बार आपको कमेंट करते रहें, तो आप डिमोटिवेटेड होंगे। आज आप रहती हो छात्रावास में, आप हमेशा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि आपको सहपाठी बोलते रहेंगे बहुत पढ़ाकू हो गए तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन में उनके सहपाठियों का अतुलनीय योगदान होता है, जिससे वे सक्सेस हो सकते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में आप एक गणितज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे अनुभव हम सभी के बीच आप साझा करना चाहेंगे जो हमें प्रेरित कर सके? देखिए, जो लोग आते हैं खास करके शिक्षा में, वे शैक्षिक परिदृश्य को समझते हुए शिक्षा सिद्धांतों और दार्शनिक मूल्यों पर अधिक कंसंट्रेट, गणित पर कम, और मैं गणित पर अधिक कंसंट्रेट किया, दार्शनिक मूल्यों पर कम। तो उन लोगों के बीच मेरी पहचान एक गणित के रूप में। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जब दायित्व दिया गया प्रशिक्षण का, तो राष्ट्रीय स्तर पर दार्शनिक पहलुओं और शिक्षा शास्त्रीय पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता था। वैसी स्थिति में मुझे 1 घंटे के क्लास के लिए 8 घंटे 7 घंटे, तो वास्तव में मैं यूँ कहूँ कि मैंने बीएड या एमएड से संबंधित पाठों की जानकारी जो हासिल की वह नौकरी के बाद ही की और दायित्व मिलने के बाद ही ज़्यादा किया। तो उन दोनों से जब मैं सामंजस्य करके आगे बढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। और वास्तव में यह मुझे महसूस हुआ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू टॉम की बात। तो मुझे लगता है कि वह उत्तरदायित्व जो दिया गया, दायित्व बोध के कारण मैं प्रेरित होता गया। और एक यह भी समस्या होती थी कि लोग क्या कहेंगे। विभाग उस अपेक्षा रख करके ही मुझे राष्ट्रीय कार्यशाला में भेजती थी, और यदि वहाँ से लौट कर मैं यदि बिहार के अध्यापक शिक्षा में अपना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ, तो ऐसी स्थिति में वह निसंदेह निरर्थक ही रूप होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि यह एक कुछ करना चाहिए, अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करना चाहिए, और वही बार बार मुझे अगला प्रश्न है सर
आपसे ये है कि आपकी सबसे फर्स्ट पोस्टिंग यही अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में हुई और 28 साल बाद आप यहाँ पर, आपको क्या फर्क महसूस होता है 28 साल के दरमियान? देखिए, मैं खुश नसीब कि मैं जहाँ पढ़ा, जहाँ अपने शैक्षिक वर्धन हेतु जिस संस्थान में शिक्षा ग्रहण की, उसी संस्थान में एक व्याख्याता के रूप में योगदान किया। और कल मैं यहाँ के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हूँ। पहले और अब में परिवर्तन को हुआ है। अभी जितने आयाम खुले हुए हैं उतने विस्तृत आयाम उस समय नहीं थे। अभी शिक्षार्थियों को सीखने के बहुत सारे आयाम हैं। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत कुछ संवर्धन हुआ है और इस स्तर से संवर्धन हुआ है कि शिक्षक यदि नहीं भी समर्थन करें तो भी शिक्षार्थी अपने आप को संवर्धित कर सकता है। वैसे शिक्षक की मान्यता हमेशा रही है। हमारे समय में शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं, तो वह मार्गदर्शक अब कहने के लिए मार्गदर्शक है। यह एक डिफरेंस आया है। शिक्षार्थियों में भी जो अपने कोर्स के प्रति जो समर्पण था वह समर्पण अब नहीं है। अब यहाँ पर वे विकल्पों के साथ आते हैं। उस समय जो शिक्षार्थी नामांकित होते थे उनका 80% यह होता था कि हमें शिक्षक ही बनना है, जबकि 20% लोग ये सोचते थे कि नहीं होगा तो दूसरी जगह से। अभी 90% लोग शिक्षक नहीं बनने के लिए आते हैं, 10% लोग ही शिक्षक बनने के लिए आते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह अध्यापक शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम टीचर्स बाय चांस को टीचर्स बाय चॉइस की ओर कैसे यह बहुत हमारे सामने एक गंभीर समस्या रखी जो आजकल इसलिए शायद हमारे शिक्षा का स्तर आजकल गिरते जा रहा है क्योंकि टीचर बाय चांस ज़्यादा आ रहे हैं और बाय चॉइस कम आ रहे हैं। तो सर आपके बारे में एक और अफवाह बहुत फेमस है, आप जानना चाहेंगे? अफवाह तो मुश्किल है। अफवाह तो क्या है? सर ये है कि आप जब किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से बात करते हैं तो एक शब्द का यूज करते हैं, बॉटनी या जूलॉजी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो विशिष्ट व्यक्ति क्या कौन है और ये बॉटनी जूलॉजी का क्या चक्कर है? बॉटनी जूलॉजी का चक्कर एक तो बायोलॉजी बैकग्राउंड का था, तो फिर लगता था कि बॉटनी जूलॉजी से ताल्लुकात सिर्फ भेद और देश से है। और जब किसी फंक्शन में शाकाहारी होता है इंतजाम तो मैं उसको बॉटनी अरेंजमेंट करता हूँ, और जब मांसाहारी भी होता है तो मैं उसको जूलॉजी। तो बॉटनी जूलॉजी से यही ताल्लुक है। अब उस विशिष्ट व्यक्ति का नाम क्या है जिसके सामने आप स्पेशल ये बोलते हैं बॉटनी जूलॉजी? हमने तो सुना है कोई एक विशिष्ट व्यक्ति है। बड़ा मुश्किल है। देखो, आदमी परेशान होता है। संजोग से हमारे घर में शादी के बाद, शादी से पहले मेरी माँ तो मुझे बहुत अच्छा नॉनवेज बना के खिलाती थी। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद वह प्योरली वेजिटेरियन आ गई। तो प्योरली वेजिटेरियन आ गई तो दिक्कतें हुई, तो घर में नहीं बनने लगा। तो मैं दोस्तों के यहाँ खा रही हूँ, तो वहाँ मैं शब्दों में क्योंकि मेरी माँ समझती थी बात को, तो माँ पूछती थी घर में जब जाता था ये खाना खा ले, तो मैं कहता था कि आज जूलॉजी से वास्ता हो गया है, तो वही जूलॉजी बात मैं समझ जाता। लेकिन धीरे धीरे यह राज नहीं रहा, धीरे धीरे वो अपनी बात समझ गई और तब दिक्कतें मुझे कुछ होने लगी।
लेकिन आप लोग इस तरह के प्रश्न पूछ के लगता है कि काफ़ी कहाँ से ये सब बातें आप लोगों के दिमाग में आ गई और कैसे आपको आवाज नहीं है यह तो कहीं ना कहीं किसी ने आपको इंडिकेट किया रिसर्च पे है सर। हाँ, तो शोध का विषय है आप लोग इतनी गंभीरता से सब जो प्रश्न पूछ रहे हो समझना बहुत कुछ हमारे बारे में आपने इकट्ठा किया है और तब उससे प्रश्न आप निकालते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डाइट से यूएसए तक का सफर वो डाइट से यूएसए तक के सफर को आप किस रूप में देखते हैं? इस सफर का अनुभव हमारे साथ साझा करें। देखिए डाइट में था, डाइट में पहचान के रूप में था भागलपुर में, तो भागलपुर की एक पहचान थी और अभी भी है। और मैं अपने सभी शिक्षार्थियों, शिक्षक वृंद, मित्र और विभाग के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रूप में देखा और इस रूप में मनोनीत किया कि यह देश जा सकता है। खास करके उस समय के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा थे और उन्होंने जब नाम प्रस्तावित किया भागलपुर से, मैंने बिहार से, तो बिहार से 7 लोग जाते थे और पूरे भारतवर्ष से 55 टीचर एजुकेटर्स इन स्टेट प्रोग्राम के तहत यूएसए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना जाने के क्रम में जब मैं दिल्ली में काउंसलिंग के लिए गया और वहाँ पर यूनिवर्सिटी की टीम सब आई हुई, जो इंटरेक्शन हुआ उसमें मुझे ग्रुप बडी के नाम पे नामित किया। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई कि उतने लोगों को एक साथ लेकर के जाना और लीड करना, यह कहीं ना कहीं एक विशेष जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। और तब मैं कोऑर्डिनेट करने लगा यूएसए के वैल्यूज़ को हमारे अंदर और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि यह भारत सरकार का जो दायित्व है और जो भारत सरकार ने जिन अपेक्षाओं के लिए टीचर एजुकेटर्स को एब्रॉड, यह पहली बात हुआ इसमें टीचर एजुकेटर्स को दिया गया था और इसमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि टीचर एजुकेटर्स यदि बाहर के से कुछ परिवर्तन की बहार लाएंगे तो वह सिर्फ टीचर एजुकेशन तक नहीं हो आएगा, वह स्कूल तक जाएगा और सभी शिक्षकों तक जाएगा। तो 3 महीने का वह कार्यक्रम था हमारा स्टेट के द्वारा, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में हुआ था, एरिज़ोना ASU, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी। और वहाँ रह करके हम लोग लगभग यूएसए के विभिन्न प्रांत में जाकर तो वहाँ के एजुकेशनल पॉलिसी को और एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की। वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या संबंध होता है। एक जो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, हमारे यहाँ उसने यह देखा कि यूएसए में टीचर्स पहले से कक्षा कक्ष में, हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले कक्षा कक्ष में स्टूडेंट रहते हैं, टीचर एंट्री, तो टीचर इज वेलकम्ड बाय द लर्नर्स इन इंडिया। वहाँ क्या होता है कि नहीं, जस्ट टीचर पहले से अपने कक्षा कक्ष में होते हैं, स्टूडेंट आता है और बारी बारी से वह टीचर हर स्टूडेंट का नाम लेके उसको स्वागत के साथ मिलता है। तो यह एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टेडनेस को डेवलप करता है टीचर और जो लर्नर्स के बीच का जो करीब है, जो संबंध है, उसके जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। जो हमारे यहाँ शिक्षक का अभिवादन शिक्षार्थी करते हैं, जबकि वहाँ शिक्षार्थी का अभिवादन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो एकाएक जैसे आपने भी महसूस किया होगा, यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा कक्ष में किसी शिक्षार्थी का नाम लेता है तो वह डायरेक्ट उससे कनेक्ट होता है और सभी लोगों के अंदर यह जिज्ञासा होती है, अरे सर क्या मैडम इसको जानते हैं, क्या मुझे भी जानते हैं या नहीं जानते। तो एक जिज्ञासा होता है, एक कनेक्टेडनेस की ओर हर कोई शिक्षक के साथ कनेक्ट होने की कोशिश
करने लगता है। कुछ ऐसा करें तो हम भी कुछ ऐसे गतिविधियों को शामिल करें जिससे प्रभावित होकर के शिक्षक में भी किया जाए। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कुछ अच्छे अनुभव रहते हैं, कुछ बुरे अनुभव रहते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पूरे 28 साल की करियर के अंदर आपके क्या वो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं? देखिए, खट्टे मीठे अनुभव तो रहे हैं बहुत, क्योंकि मीठा की प्रासंगिकता तभी है जब खट्टा महसूस हो। दोनों को अलग अलग आपने ही गिराफ्त कर, भले ही साहित्यिक रूप से वह विपरीतार्थक शब्द के रूप में आता हो, लेकिन मैं उसको सहयोगात्मक, शैक्षिक दृष्टि से सहयोगात्मक या समन्वय के शब्द के रूप में देखता हूँ। और जहाँ तक खट्टे मीठे की बात है तो वह तो होता ही है, लेकिन आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली आपको यह बताती है कि खट्टे को नज़रअंदाज करते हुए या खट्टे अनुभव क्यों हो रहे हैं, उसको मीठे अनुभव में कैसे आप परिवर्तित करेंगे, उसको आता है। मैं आपको मैं रिटायर होने वाला हूँ और डायट भागलपुर में 19 लाख के लगभग कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खर्च करना था और मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सब आयोजित करके खर्च किया गया था। इसी कारणवश कुछ जो बिल्स हैं वह सही रूप से प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत हुआ तो उसको लगभग 9 लाख का ड्यूज जो ऑब्जेक्शंस था वह रेज किया गया और यह मुझे पता नहीं था, यह मुझे जानकारी, मुझे था कि सब कुछ तो मांगा गया था, सब कुछ दे दिया गया, तो एडजस्ट हो गया होता है। वह अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ था और मैं इस 16 मार्च को जब मैं राज्य गवर्नमेंट में था तो वहाँ पर एक लेटर मुझे दे दिया गया विभाग के द्वारा, इसे सामाजिक प्रभावित है। मैं बहुत अचंभा हूँ और जब उसके रेफरेंस में लेटर जब मैं ढूंढने लगा तो वह लेटर नवंबर में भी भेजा गया था कि आप इसको करवाइए, नवंबर में भी मुझे नहीं बताया गया। तो इससे मुझे लगा कि मैं जो इतना समर्पण भाव से कार्य करता हूँ तो इस कार्य के प्रति क्या है, और निसंदेह यदि यह अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा तो मेरे सैलरी से या जो पेंशन नहीं मिलेगा या ग्रेजुटी अमाउंट से डिडक्ट होगा। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे से कार्य करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिलती और जब इस तरह का आरोप लगता है तो मैं थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुआ, थोड़ा सा विचलित हुआ। लेकिन मुझे याद आया कि चलो सबका आगे जात के साथ में, तो मैं पूरे दिल के साथ अपने बैठ कर के बनाया, सब कुछ सबको लेकर के मैं चला गया जहाँ से वो संजोग से उसके पदाधिकारी मेरे साथ पढ़े हुए थे, वे भी IAS हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया। तो उन्होंने थोड़ी सी सहायता की और उसको एडजस्ट कर दिया। तो खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं वह कुछ तो आपकी गलती के कारण खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ दूसरों के कारण, दूसरों की गलती के कारण आप पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह दोनों अनुभव आपको मीठे अनुभव को में परिवर्तित और अभिवर्धित होने के लिए मजबूर भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में आदर्श होता है, आपके भी जीवन में होगा, तो आप हमें अपने आदर्श के बारे में बताइए। लेकिन मेरे आदर्श तो सबसे पहले मेरी माँ थी, माँ का वह प्यार, वह स्नेह, तभी वह मैंने उनकी अपेक्षा वह जब गाँव में जब मैं जाता था और जब बचपन याद करता हूँ तो कभी मुझे कहानी वैसी नहीं सुनाई जो प्रेरणादायक है, हमेशा वह प्रेरणादायक की कहानी सुनाई। और उनको कहानी सुनाने का एक दूसरा लहजा था,
कि लहजा यह था कि कहानी सुनाने के क्रम में वह मुझे देखती थी कि मैं क्या सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ। दो तरह की कहानी आप सुनते होंगे कि एक बार लगातार अभिव्यक्ति हो रही है, सुनने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उसकी बात, लेकिन दूसरी कहानी इस प्रकार से होती है कि बीच बीच में पूछा भी जाता है, तो उससे यह समझ में आता है कि सुनने वाला भी सुन रहा है। तो जब भी कहानी सुनाती थी तो इस प्रतिक्रिया के साथ सुनाती थी कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, और उसको वह किस रूप में ले रहा। एक बार मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि होली के समय में कुछ हमारे मित्रों ने, गांव के मित्रों ने शरबत मुझे पिला दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने और गांव में सभी लोग आते हैं गाना बजाने के साथ, उसको हर घर पे जाते हैं। तो उसी क्रम में एक टोली आई हमारे घर पर, और टोली जब आई तो मुझे वाले के साथ कहा गया कि घर सर कुछ लाने के लिए कहा गया कि बाजार से पूरा डिमांड हुआ था सर सिगरेट या नहीं कुछ। हमारे घर में कोई नहीं तो वह नहीं था, बाकी सब कुछ था, गाड़ी नहीं आती बोलते तो हम लोग कहते जाओ। मैं साइकिल लेकर के चला, लेकिन साइकिल लेके तब तक मुझे ऐसा हो गया था कि मैं साइकिल के साथ एक गड्ढे में गिर गया, और साइकिल जैसे पैदल चलाना होता है वैसे मैं चला रहा हूँ कि मैं गड्ढे में। जब समय हो गया तो क्या फिर आया क्यों नहीं, तो आया क्यों नहीं तो वह देखा गया कि मैं गड्ढे में गिरा हुआ, फिर मुझे उठा कर लाया गया तो सब लोग जो होता है भला बुरा, लेकिन मेरी माँ बोली कि नहीं, मुझे विश्वास है कि यह अपने से नहीं किया। तो वह वाक्य मुझे याद था, और उस वाक्य को मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, और वह हमें हमेशा प्रेरित करता है। तो वह हमारा आदर्श और आदर्श सर, आपके अनुसार शिक्षक और छात्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक समन्वित शब्द है। दोनों को हम बिखराव या अलगाव के रूप में नहीं देख सकते, दोनों में दूरत्व भी नहीं हम देख सकते। शिक्षार्थी का शिक्षक होता है जरूर, लेकिन शिक्षार्थी भी शिक्षक का शिक्षक होता है। यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, और शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षार्थी ही उन तमाम अवसरों को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है जिससे वे अपनी कुशलता को, अपने कौशल का विकास कर शिक्षार्थी को अपेक्षित सफलता की ओर ले जा सके। इसलिए दोनों के बीच जो संबंध होना चाहिए वह प्रगाढ़ होना चाहिए, उसमें दूरत्व तो कहीं नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, एक मर्यादा जरूर होनी चाहिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक मर्यादा भाव तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन मर्यादा सिर्फ वह दूरत्व के लिए हो, इसका वर्णन। आपके बारे में और एक अफवाह है। अब कितना अफवाह है भाई? ये अफवाह ये है, जैसे आपने कहा आपके घर में नॉन वेजिटेरियन नहीं बनता, वेजिटेरियन। आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं नॉन वेज खाकर, तो आपकी वाइफ सीधे आपको बाथरूम भेज देती है, और वहाँ पर आप क्या करते हैं, पानी चला के अच्छा बहुत करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो देखिए, गर्मी के दिनों में तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहा लेता हूँ किसी की भावना के। यह सब बात आप लोगों को कैसे पता चला? मुझे पता नहीं। ये सब बातें तो ये बात सच है, अफवाह नहीं है, सच है कि जब मैं नॉनवेज खा करके आता हूँ तो घर में एंट्री नहीं होती। जैसे ही मैं ब्रश करता हूँ तो लोगों को आभास हो जाता है कि तो आवाज़ आती है कि और घर का मंत्री या राष्ट्रपति तो एक ही होता है और कोई होता नहीं, और उससे डर मुझे भी लगता है। यह वास्तविकता है, मैं डरता हूँ, और डरने में भी एक मजा है, डरने में मजा है, क्योंकि यदि आप डरो नहीं, डराओ तो सब कुछ आपके ऊपर आ जाए।
और यदि डरते हो तो फिर कुछ नहीं। तो ये बात सही है कि खाने के बाद मुझे नहाने जाना पड़ता है, और जब दिसंबर नवंबर का महीना होता है तो वैसे दिनों में मुझे झप करना पड़ता है, लेकिन और महीने में तो नहाने का, लेकिन वह है सब। और अन्य दिनों के बनस्पत ठंडे दिनों में मैं पानी ज़्यादा गिराता हूँ, लेकिन अब वह भी बात खुल गई है कि आप पानी गिराते हैं, नहाते हैं। तो अब तो आ गया है ना, अब तो गीजर आ गया है, तो कोई बहाना नहीं चलता। पहले जब नहीं था गीजर का तो चलिए, इसी बहाने हमें ये तो पता चला जब हम सबको डराते हैं वो किससे डरते हैं, अपनी होम मिनिस्टर से। उससे तो हर कोई समझदार डरता होगा, तो नहीं समझता होगा वही नहीं डरता। सर, मेरा अगला प्रश्न है, अभी भी प्रश्न ही है, आप कितना जो प्रश्न प्रश्न बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, उपलब्धियां तो तब होती हैं जब आप एक दो उपलब्धि हो तब आपको लगता है। आप जब उपलब्धियों को एक दर आप खींचते हुए आगे बढ़ते जाते हो तो वैसी स्थिति में यह इंगित कर पाना कि आपकी कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह करना बड़ा मुश्किल होता है। उपलब्धि तो मैं उसको भी मानता हूँ कि जहाँ मैंने शून्य से पूर्ण मिलाया, उसको भी मैं उपलब्धि मानता हूँ। उपलब्धि मैं उसको भी मानता हूँ कि जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मुझे लगा कि ऑनर्स में गोल्ड मेडल मिला, पोस्ट ग्रेजुएट में मिला। उपलब्धि वह भी मैं मानता हूँ कि मैं जिस वर्ष नेट क्वालिफाई किया था मैथमेटिक्स में, सिर्फ 2 ही लोग बिहार से तो मैं उसको भी। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लेते हो तो वह आपके लिए उपलब्धि। मैं इसको भी मानता हूँ कि जब TIFR के साथ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ, जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है, उसने मुझे ऑल इंडिया बेसिस पर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किया, तो वह भी हमारे लिए, क्योंकि उसमें अब्रॉड जाने के लिए ऑल ओवर इंडिया से 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और 30 करेंट ईयर के और 30 पिछले, तो 60 बच्चों को ट्रेनिंग देना और उसमें से 6 बच्चों को सिलेक्ट करना जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनमें से पढ़ाए हुए लोग यदि कुछ लोग गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाते हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत गौरवान्वित अच्छा होता है। तो उसको भी मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हम लोग ये उपलब्धि है कि हम आपके गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसको भी उपलब्धि के रूप में लेता हूँ। सर, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहती है? समय समय पर जो दायित्व मिलते हैं और उन दायित्वों का निर्वहन जब आप सफलतापूर्वक नहीं करते हो और जब दूसरे से यह आपको सुनना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा किस्मत का घंटा था और यह काम उससे नहीं हुआ, तो यह मुझे प्रेरणा देती है कि लोग क्या कहेंगे। वह लोगों का काम कहना नहीं है, लोगों का काम प्रेरित करना है, तो वह मुझे प्रेरित करता है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ख्वाहिश होती है जो पूरी होती है और कुछ होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। तो आपके जीवन में ऐसे क्या ख्वाब थे, क्या ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो पाई? ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन
आदमी समझौता कर लेता है। हाँ, इस तरह हमारे भी थे कि मैं यूपीएससी कंप्लीट करूँ, और मैंने कंप्लीट भी किया था। एक उसमें सर्वेयर का कोर्स ऑल ओवर इंडिया में BCU हुआ करता था, उसमें मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन उस समय राजीव गांधी के द्वारा उस 20 पद पर किसी भी रिजर्व कैटेगरी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो रिजर्व कैटेगरी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो वह हम लोगों के सिलेक्शन को रद्द करते हुए उसको स्पेशल ट्रायल कर दिया गया रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद से मैंने कोई कंपटीशन करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब जो मिल गया है मिल जाता है उसको। तो लक्ष्य जब आप निर्धारित करते हो और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके जब आप उसको एडजस्ट कर देते हो तो वही है उसके साथ आप 60 इयर्स का ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो लेकिन अभी भी आप दिन रात काम करते रहते हो टीचर, हमेशा आप हमेशा एक एनर्जी में दिखते हैं। तो आपकी एनर्जी के पीछे क्या राज है? एनर्जी के पीछे कहीं ना कहीं एक बात काम करता है कि मैं जिस तरह मेरा परवरिश हुआ, जिस तरह शिक्षा के मूल्यों को संवर्धित करते हुए मुझे शिक्षा दी गई और मुझे दायित्व शिक्षा देने की हुई, तो हम ही उस अवसर को, वह जो जिससे हम संवर्धित होकर आप लोगों के समक्ष हैं, तो आप सभी भी संवर्धित होकर के हमसे आगे जाए। यह हमेशा इस सोच से जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि समय कम है, कार्य अधिक है, उत्तरदायित्व बोध अधिक है और हमें उस स्तर से संवर्धन की आवश्यकता है जिससे हमारे शिक्षार्थी हमसे अधिक ऊंचाई तक वे जा सकें, इस विभाग का, इस संस्थान का नाम ऊंचा कर सकें। इसलिए मैं नाटक करता हूँ, नहीं भी चाहता हूँ उम्र होने के नाते, तो लोगों को यह नहीं लगे कि अब यह बूढ़ा हो गया, अब यह काम नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जवान दिखता रहूँ, जवान की तरह काम करता हूँ। और हम नौजवानों को इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनकी एनर्जी को देखते। सर, अफवाह एक अंतिम अफवाह है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर ने आपको आइसक्रीम खाने से मना किया है, लेकिन आप आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के खाते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? इसमें थोड़ा सा संशोधन करता हूँ। गरम गुलाब जामुन मैं डालता हूँ, गुलाब जामुन ठंडा हो तो ठंडा। आइसक्रीम विरासत में मुझे खांसी मिली, और कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन विरासत में मुझे खांसी मिली। तो डॉक्टर ने कहा कि आप यदि उसे बचना चाहते हो तो आइसक्रीम खाना आप छोड़ दीजिए। लेकिन वह ऐसा स्वाद है कि छूटता नहीं है। सबसे पहले किसी पार्टी में जाता हूँ तो लात खाने से बेहतर होता है पहले आइसक्रीम खाना। लात खाना भी समझ गई होगी कि लात खाना क्या है, वो अभी जूलॉजी से समझ गई। तो मैं क्या करता हूँ कि जब गर्म गुलाब जामुन होता है तो उसके साथ मिक्स करके उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ और दोनों का स्वाद लेने में। और अब तो नई शिक्षा नीति भी यही करती है कि कोई डिसिप्लिन नहीं हो, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। तो कोई एक के साथ नहीं, समन्वय स्थापित करते हुए आगे चले तो अच्छा लगता है। सर की मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो गर्म ठंडे को गर्म के साथ मिक्स करके सब चीज बैलेंस कर देते हैं। केमिस्ट्री तो सबकी अच्छी होनी चाहिए, भले ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो या नहीं हो, लेकिन रिलेशन की केमिस्ट्री वो चाहे मदर फादर के साथ हो, टीचर स्टूडेंट के साथ हो, वह केमिस्ट्री सभी जगह। आप यदि लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, सबों के साथ केमिस्ट्री अच्छी। सर, अंत में मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि
हमारे शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षुओं को तत्परता, तन्मयता और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने के लिए कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। ऐसा कोई यदि मंत्र होगा तो आदमी उसको बता देता और हर एक से वही अपेक्षा की जाती कि इस मंत्र से आप गुजर जाओ तो हो जाएगा। मैं सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ शिक्षक से, शिक्षार्थी से और जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षु हैं उनसे कि आप इस अवस्था में हो तो किसके कारण, और निसंदेह जब कारकों को हम ढूंढेंगे तो उसमें एक शिक्षक भी महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आएगा। तो शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी उन शिक्षक को जरूर स्मरण करें जिनकी कक्षा ने उनको प्रभावित किया हो, जिनके बातचीत करने का तरीका सराहनीय रहा हो, अनुकरणीय रहा हो, जिनके वस्तु विशेष की प्रस्तुति, वस्तु प्रवेश का जो माध्यम है वह अनुकरणीय रहा हो, वह प्रभावशाली रहा हो, और कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जिनकी कही हुई बातें शिक्षार्थियों के ऊपर से निकल गई, तो वे अपने आप को जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या जो हमारे शिक्षक हैं, इस पहलू को जरूर वे सोचें कि उनका शिक्षार्थी उनको किस श्रेणी में रखना चाहता है। यदि पहले श्रेणी में रखना चाहता है तो उसके अनुरूप वे व्यवहार करना सीखें, और यदि वैसा करेंगे तो वह उनके लिए भी अच्छा होगा, उनके शिक्षार्थी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार।